Assalamualaikum everyone. My name is Maaz and welcome to my YouTube channel. इस चैनल में हम फिज़िक्स की ऐसी फील्ड्स और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पर लेक्चर्स उर्दू लैंग्वेज में बहुत ही रेयर हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एस्ट्रोफिज़िक्स का टॉपिक है, स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स, द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तो इस टॉपिक पर ज़्यादातर जो लेक्चर्स मौजूद हैं ऑनलाइन वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि हमारे लिए समझना कदरे मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं उर्दू लैंग्वेज में, जो कि हम सब समझते हैं, इन टॉपिक्स पर जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोबायोलॉजी है, एस्ट्रोजियोलॉजी है, इन जैसे टॉपिक्स पर उर्दू लैंग्वेज में मैं आपको अच्छे लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करूं ताकि आप भी इनके बारे में जान सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स, द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। बेसिकली स्टार्टिंग में जो एस्ट्रोनॉमी है, जो कि आज जिसके लिए आज एस्ट्रोफिज़िक्स का वर्ड भी यूज़ होता है, शुरुआत में जो एस्ट्रोनॉमी थी बेसिकली उसका मकसद सितारों की मोशन को रिकॉर्ड करना होता था, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं थी कि आप सितारों की या सितारों की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करें। लेकिन जब 18वीं या 19वीं सदी के दौरान स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक डिस्कवर हुई तो हमने लाइट को उसकी इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में डिवाइड करके ये करना भी सीखा कि हम किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंक्लूड किया एस्ट्रोनॉमी में तो वो एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोफिज़िक्स बन गई, क्योंकि अब उसमें फिज़िक्स का एलिमेंट भी आ चुका था। तो जिस फील्ड के बारे में, जिस सब फील्ड के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स, यानी कि सितारों की एस्ट्रोफिज़िक्स। आज हम स्पेसिफिकली सितारों की जो फॉर्मेशन का अमल है उसको हम स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कि उसके पीछे कौन कौन सी फिज़िक्स के कौन कौन से लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि स्पेस में मुख्तलिफ मकामात पर, खला में मुख्तलिफ जगहों पर गैसों के बड़े बड़े बादल मौजूद होते हैं, जिनको हम एस्ट्रोनॉमी में नेबुला कहते हैं। नेबुला बेसिकली लैटिन ज़ुबान का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बादल नमा जिस्म। जो ये आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर में, दिस इज़ कॉल्ड ओरायन नेबुला। ये तकरीबन 1400 नूरी साल के फासले पर है ज़मीन से, और नूरी साल बेसिकली खला में फासलों की पैमाइश का यूनिट होता है। स्पेस में हम किलोमीटर्स या माइल्स वगैरह यूज़ नहीं करते बिकॉज डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम किलोमीटर्स या मील्स यूज़ करेंगे तो जो डिस्टेंसेस हैं दे बिकम मीनिंगलेस, दे हैव टू मैनी ज़ीरोस बेसिकली। तो जो नूरी साल है, जिसको हम इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, वो बेसिकली डिस्टेंस की मेजरमेंट का यूनिट है स्पेस साइंसेस में। तो अब एक नूरी साल होता कितना है बेसिकली, अगर लाइट जो है अपनी रफ्तार जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, अगर रोशनी इस रफ्तार से एक ज़मीनी साल जिसमें 365 दिन होते हैं, अगर रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से 365 दिनों तक सफ़र करेगी तो जितना फासला वो तय करेगी वो एक नूरी साल के बराबर होगा। अगर आप एक नूरी साल को किलोमीटर्स की फॉर्म में लिखें तो वो 9.5 10⁻12 किलोमीटर्स आता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो नेबुला के बारे में बताने का मकसद ये था कि सितारों की फॉर्मेशन का जो अमल है वो इन्हीं गैस के बादलों के अंदर जो है वो शुरू होता है और इन्हीं गैस के बादलों के अंदर ही कंप्लीट भी होता है। तो हमारी डिस्कशन का आगाज़ इसलिए नेबुला के टॉपिक से हो रहा है। अब नेबुला के अंदर दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो आपस में जो है उनका सामना होता है। अव्वल तो उस गैस क्लाउड की ग्रेविटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट मैस रखता है। न्यूटन हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो मैस रखता है उसकी अपनी ग्रेविटी ज़रूर होती है।
इसी तरह जो गैस का क्लाउड हमने पीछे देखा, इसके अंदर जो है ग्रेविटी की कोशिश ये होती है कि हर चीज़ जो है हर चीज़ सेंटर की तरफ जो है वो आ जाए। एवरीथिंग शुड बी अट्रैक्टेड टू द सेंटर, ये कोशिश होती है ग्रेविटी की। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी गैस की बॉडी हो, गैस का सिस्टम हो, उसमें एक दूसरी फोर्स भी होती है जिसको हम गैस प्रेशर कहते हैं। और गैस के प्रेशर की कोशिश होती है कि वो गैस का बादल जो है बाहर की तरफ फैले। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा इन रेड रेडिश पिंक जो ये एरोज हैं, ये शो कर रहे हैं गैस प्रेशर की डायरेक्शन को, जो कि आउटवर्ड है। इट मीन्स ग्रेविटी चाहती है कि गैस का जो बादल है, नेबुला है, वो कंट्रैक्ट करे, सिकुड़े, जबकि जो गैस का प्रेशर है वो चाहता है कि वो गैस का क्लाउड जो है, बादल है, जो वो नेबुला है, वो फैले। अब जब तक इन दोनों फोर्सेस की शिद्दत बराबर रहेगी तो जो नेबुला है वो इक्विलिब्रियम में होगा, वो स्टेबल रहेगा, सितारों की पैदाइश का अमल शुरू नहीं हो पाएगा। अब हमने स्टडी करना है जीन्स इंस्टेबिलिटी और वीरियल थ्योरम को। वीरियल थ्योरम जो है वो फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें हम बेसिकली रिलेट करते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी को उसकी टोटल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी से। और ये जो वीरियल थ्योरम है ये हमें बताता है कि कोई भी सेल्फ ग्रेविटेटिंग सिस्टम हो, सेल्फ ग्रेविटेटिंग सिस्टम मींस जिसकी अपनी ग्रेविटी हो, जिस तरह वो नेबुला था, उसमें किस तरह चेंजिंग आती है ओवर टाइम, किस तरह उसमें एवोल्यूशन आती है ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये गैस प्रेशर को शो कर रही है। मींस जितना गैस के ज़रात का जितनी ज़्यादा उनकी वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा रफ्तार से वो मूव करेंगे और जितनी ज़्यादा रफ्तार से आपस में टकराएंगे, उतनी ही उनका जो गैस प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस प्रेशर के साथ रिलेट कर रही है, जबकि जो ये राइट हैंड साइड पे टर्म है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेट कर रही है ग्रेविटी के साथ। इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि उस गैस के बादल में सितारे बनने का शुरू हो, तो ग्रेविटी की शिद्दत को गैस प्रेशर की शिद्दत से ज़्यादा होना होगा। अगर ग्रेविटी की शिद्दत गैस प्रेशर की शिद्दत से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी इंस्टेबिलिटी को हम एस्ट्रोफिजिक्स में जीन्स इंस्टेबिलिटी कहते हैं। जीन्स इंस्टेबिलिटी बेसिकली जीन्स नामी एक साइंसदान के नाम पर रखी गई है। James instability is the instability created in a gas cloud when the internal gas pressure is unable to hold it up against its own gravity. अब इस वीरियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने दो ऐसी कंडीशंस ड्राइव करनी है जिनको जब वो गैस क्लाउड मीट करेगा, फुलफिल करेगा, तो सितारों की फॉर्मेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। हम जानते हैं कि अगर हम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लें तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की, किसी भी गैसियस सिस्टम की जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3.5 NkT। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी तरह जो एवरेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -3/5 Gm²/r। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस थ्योरम में पुट करें तो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बोथ साइड्स पे कटिंग करें तो वी गेट 3 NkT इज इक्वल टू 3/5 Gm²/r। इससे पहले कि हम मज़ीद इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हमें ये समझना होगा कि ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रेविटी की शिद्दत गैस प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, उसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उस गैस क्लाउड की वो कम होनी चाहिए उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी से, तो ही ग्रेविटी की शिद्दत गैस प्रेशर से ज़्यादा होगी और तो ही उसी वक्त जो है वो गैस का बादल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज जो स्टार्स की फॉर्मेशन है वो शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर वो इक्वल होंगे तो ऑफ कोर्स द गैस क्लाउड विल बी स्टेबल।
तो जीन्स इंस्टेबिलिटी रिक्वायर्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, that the average kinetic energy of the gas be less than its average gravitational potential energy। जीन्स इंस्टेबिलिटी ये चाहती है कि उस गैस क्लाउड की जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो उसकी एवरेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, तो ही ग्रेविटेशनल कोलैप्स का अमल शुरू होगा और तो ही स्टार्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो पाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करें तो बोथ साइड्स पर 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट gm स्क्वायर ओवर 5r इज इक्वल टू nkt। अब यहाँ पे अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन करें, बेसिकली हम लिख सकते हैं उस गैस के मास को इन ग्राम्स। ये जो स्मॉल m है, ये जो लोअर केस m है, ये शो कर रहा है उस गैस के मास को इन ग्राम्स, विच इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय n। जो कैपिटल M है ये शो करता है मोलर मास को, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। जो लोअर केस n है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। आप जानते होंगे कि अगर आप किसी भी गैस के मोलर मास को उसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दें तो हमें उस गैस का मास मिल जाता है इन ग्राम्स। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने मास को रिप्रेजेंट करना है वॉल्यूम और डेंसिटी के प्रोडक्ट के तौर पर। आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम, दैट आल्सो मीन्स दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो। यहाँ पे जो मास है हमने इसको वॉल्यूम और डेंसिटी के प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया है। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें r के लिए तो हमें मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 15 kT बाई 4 पाई gm रो, और अगर हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो इट बिकम्स अंडर रूट 15 kT ओवर 4 पाई gm रो। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम जीन्स लेंथ के नाम पर मतलब कि इसको जीन्स लेंथ हम कहते हैं। जो जीन्स लेंथ है बेसिकली वो फासला है, वो साइज है जिससे कम अगर उस गैस क्लाउड का साइज हो जाए तो उसमें ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जीन्स इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर हम इसी इक्वेशन को मास के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाता है m जीन्स इज इक्वल टू 5 kT बाई gm रेज टू द पावर 3/2 इंटू 3/4 पाई रो रेज टू द पावर 1/2। इस इक्वेशन को हम जीन्स मास कहते हैं। ये वो मास है जिससे ज़्यादा अगर मास हो जाए उस गैस क्लाउड का तो भी उसमें जीन्स इंस्टेबिलिटी जो है वो रूनुमा होगी और वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स की तरफ जाएगा। ये दो कंडीशंस ऐसी हैं, जीन्स लेंथ और जीन्स मास, जिसको अगर वो गैस का क्लाउड फुलफिल करेगा तो ही उसमें स्टार्स की फॉर्मेशन का अमल जो है वो शुरू हो सकता है। यहाँ एक बात नोट फरमाएं कि since the gas cloud don't have lot of gravitational potential energy, even minuscule amounts of pressure can halt star formation। यानी कि जो गैस का क्लाउड होता है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इट मीन्स अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अगर गैस का लगेगा तो स्टार्स की फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी। दैट्स वाई गैस क्लाउड्स have to be extremely cold in order to make stars। यही वजह है कि अगर उस गैस क्लाउड ने स्टार्स बनाने हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत 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 ही कम होना होगा, इट हैज़ टू बी एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर वो बहुत ठंडा होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत थोड़ी होगी, इट मीन्स गैस का प्रेशर भी बहुत कम होगा, तो जो ग्रेविटी है वो इजीली गैस प्रेशर को ओवरकम कर पाएगी। अगर हम नेक्स्ट देखें तो फिजिक्स में हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का होगा अगर वो एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी। अगर वो गैस का क्लाउड एज इट कोलैप्सिस, क्योंकि वो कोलैप्स कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मैक्सिमम मास जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो फिजिक्स के इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक आएगा उतनी ही उस गैस क्लाउड के घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी।
Due to conservation of angular momentum, the gas cloud spins faster and faster as it slowly collapses. आपने गौर किया होगा कि जो फिगर स्केटर्स होते हैं, जो बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते हैं, कि जब वो अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के नज़दीक लेके आते हैं तो उनकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो इसी तरह जब गैस का क्लाउड साइज में कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी। इट विल स्पिन फास्टर एंड फास्टर विद टाइम। अब जैसे जैसे वो कोलैप्स होगा तो उसमें दो टाइप्स के कोलैप्स होते हैं। वन इज आइसोथर्मल कोलैप्स एंड द अदर इज एडियाबैटिक कोलैप्स। अब होता क्या है कि जब वो गैस का क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो उस वक्त उसकी ऑप्टिकल थिकनेस जो है वो कम होती है, मींस उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, उसमें से लाइट या हीट एनर्जी जो है वो इजीली पास कर सकती है। When the gas cloud starts contracting, it is optically thin because of low density, so the energy of collapse escapes and the gas cloud does not heat up. This is called isothermal collapse. यानी कि जब वो गैस का क्लाउड सिकुड़ेगा उसका वॉल्यूम कम होगा, इट मीन्स जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा इट मीन्स जो उसके ज़र्रात हैं उनके तसादुम की जो शर्रा है वो ज़्यादा होगी है। जब मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के तसादुम की शरह ज़्यादा है इट मीन्स उनके तसादुम से जो हीट पैदा होगी, जो हीट पैदा हो रही है उनके आपस में टकराने से, वो इजीली उस गैस क्लाउड से खारिज हो सकती है, क्योंकि इस वक्त उसकी डेंसिटी कम है, उसकी ऑप्टिकल थिकनेस कम है। लेकिन जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी उसमें से निकलने वाली हीट एनर्जी, उसके कोलैप्स से पैदा होने वाली हीट एनर्जी उसमें से निकलने में मुश्किल महसूस करेगी और बजाय कि वो गैस क्लाउड से निकल जाए वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी। और इसी तरह क्या होगा कि वो गैस का क्लाउड जब हीट अप होना स्टार्ट कर देगा, इस कोलैप्स को हम एडियाबैटिक कोलैप्स कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि जैसे जैसे वो गैस का क्लाउड कोलैप्स करेगा तो उसके मुख्तलिफ क्लाउड फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, वो मुख्तलिफ पार्ट्स में टूट जाएगा और उनमें से एक एक पार्ट जो है वो मज़ीद कोलैप्स के थ्रू गुजरेगा और एक प्रोटोस्टार बना देगा। प्रोटोस्टार बेसिकली बेबी स्टार्स होते हैं जो कि अभी मैच्योर नहीं हुए होते। इससे पहले कि स्टार्स मैच्योर हों वो प्रोटोस्टार्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो अभी भी वो इर्द गिर्द का जो गैशियस मटेरियल है अभी भी वो मतलब मुकम्मल तौर पर उनके साथ अटैच नहीं हुआ होता। दे आर स्टिल अट्रैक्टिंग एंड accumulating gaseous material around them। तो जो प्रोटोस्टार्स होते हैं बेसिकली दे आर इमेच्योर स्टार्स, दे आर यंग बेबी स्टार्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास उस स्टार जो स्टार का सिस्टम है, जो स्टार कोलैप्स है उसका हमारे पास साइड व्यू और टॉप व्यू है। अगर आप साइड व्यू को देखें तो हमारे पास ये एक डिस्क बनी हुई है उस स्टार के गिर्द। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या करती हैं कि उसकी शेप को फ्लैट करके एक डिस्क बना देती हैं, इस डिस्क को हम एस्ट्रोफिजिक्स में एक्रीशन डिस्क कहते हैं। अब इस एक्रीशन डिस्क के अंदर ही सियारों की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है। आपने सोचा होगा, आपने गौर किया होगा कि जो जितने भी सियारे हैं निज़ाम शमसी के, वो क्यों कर एक ही प्लेन के अंदर सन को ऑर्बिट करते हैं। उसकी रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि जब वो स्टार बनता है तो उसके कोलैप्स से पैदा होने वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो उसके गिर्द मौजूद गैशियस मटेरियल को फ्लैट बनाकर एक डिस्क बना देती हैं और उस डिस्क के अंदर ही मज़ीद जीन्स इंस्टेबिलिटी के थ्रू सियारों की पैदाइश होती है। इसलिए जब वो गैस का जो गैस की डिस्क है, जब उसमें से सियारों की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो चूंकि वो गैस की डिस्क भी एक प्लेन में मौजूद है, इट पासिस थ्रू द इक्वेटर ऑफ द स्टार, सो दैट्स वाई उसमें बनने वाले सियारे भी जो होते हैं वो भी एक ही प्लेन में उस स्टार को ऑर्बिट करते हैं। आप इस टॉप व्यू में देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक स्टार है जो कि स्टार्टिंग में अभी कोलैप्स
से गुजर रहा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे कोलैप्सिंग प्रोटो प्लैनेट जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस डिस्क में डिफरेंट प्लैनेट्स बने हुए हैं, डिफरेंट सियारे जो है वो बन रहे हैं। ये भी बेसिकली जब वो मैच्योर नहीं होते तो दे आर कॉल्ड प्रोटो प्लैनेट। तो इस डिस्क के अंदर जो है वो जो सियारे हैं उनकी तमीर जो है वो जारी रहती है, और उसकी भी वही कंडीशंस हैं जो स्टार की फॉर्मेशन की हैं। अब हम देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस को कितना वक्त लगता है, यानी कि उस गैस क्लाउड को अपनी ओरिजिनल साइज से कंट्रैक्ट होकर एक स्टार के साइज तक आने में और स्टार बनाने में कितना वक्त लगता है। एस्ट्रोफिजिक्स में इस टाइम को हम फ्री फॉल टाइम कहते हैं। फ्री फॉल टाइम इसलिए कहते हैं कि हम फिजिक्स में फ्री फॉल मोशन को स्टडी करते हैं। फ्री फॉल मोशन या फ्री फॉल सिंपली ऐसी मोशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर होती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर गिरे तो उसकी मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। जी, अब हमने देखना है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है उस गैस क्लाउड को एक स्टार बनाने में। तो उस टाइम को हम एस्ट्रोफिजिक्स में फ्री फॉल टाइम कहते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन से जिससे फिजिक्स के स्टूडेंट्स बखूबी वाकिफ होंगे, A इज इक्वल टू gm/r²। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो m है, मैस है उस गैस क्लाउड का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के तौर पर। So we get 4 pi g r rho by 3। अब अगर हम सपोज करें कि कंसीडर अ पार्टिकल समवेयर इनसाइड द क्लाउड, आप फर्ज करें कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो उस क्लाउड के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। What is the gravitational acceleration it feels pulling it on inwards? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है, हमने उसकी इक्वेशन लिख दी है। अब हम अगर ये फर्ज करें इफ इट स्टार्ट्स इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो इनिशियली रेस्ट पर है मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसको सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसको उस गैस क्लाउड के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा वो हमने निकालना है। एंड इट विल रीच द सेंटर व्हेन r इज इक्वल टू 1/2 AT²। हाउ? बेसिकली हम काइनेमेटिक्स में गैलीलियो की जो 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें से सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। अब चूंकि VI 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो जो VIT वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। सो वी गेट r या s इज इक्वल टू हाफ AT²। The time taken by a gas cloud to freely collapse under its own gravity into a single point is called the free fall time। अब हम क्या करेंगे कि इस r में a की जगह हम ये वैल्यू जो है जो हमने ऊपर निकाली है इसको हम पुट करेंगे। सो वी गेट t, और जो सबस्क्रिप्ट में डबल f है ये फ्री फॉल को शो कर रहे हैं। सो फ्री फॉल टाइम इज इक्वल टू √3/2 pi g rho। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्री फॉल टाइम है उसकी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पर है, यानी कि गैस का क्लाउड जितना डेंस होगा उसमें स्टार्स बनने का अमल उतना ही तेज होगा, और जितना वो कम डेंस होगा उतना ही उसमें स्टार्स बनने का अमल स्लो होगा। डेंसर क्लाउड्स टेंड टू मेक स्टार्स फास्टर। अब अगर इस इक्वेशन में आप रो की जगह किसी भी टिपिकल गैस क्लाउड की डेंसिटी पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स आएंगे, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को लाखों साल लग जाते हैं, लाखों या इससे भी ज़्यादा टाइम इसको लग जाता है। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्लो। और इस सारे प्रोसेस के एंड रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो कुछ ऐसी होती है, अ स्टार। सो हमने स्टार्ट किया था एक गैस क्लाउड से, नेबुला से। उस नेबुला में 2 फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटी एंड गैस प्रेशर। जब ग्रेविटी की शिद्दत गैस प्रेशर से ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जीन्स इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। उस जीन्स इंस्टेबिलिटी को यूज़ करते हुए हमने विलियम थ्योरम को सॉल्व किया और 2 ऐसी कंडीशंस ड्राइव की जिनको अगर वो गैस का क्लाउड मीट करेगा तो स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। दे वर जीन्स लेंथ एंड जीन्स मैस। नेक्स्ट हमने डिस्कस की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और हमने ये भी बात की कि जो कोलैप्स होगा वो 2 टाइप्स का होगा, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। जो आइसोथर्मल कोलैप्स है उसमें
जो गैस का क्लाउड है वो हीट अप नहीं होगा, जबकि एडियाबैटिक में गैस का क्लाउड जो है वो हीट अप होगा, क्योंकि तब तक उसकी जो ऑप्टिकल थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। नेक्स्ट हमने बात की कि जब वो गैस का क्लाउड कोलैप्स करेगा तो उसके क्लाउड फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, और हर एक फ्रैगमेंट जो है वो एक यंग बेबी स्टार को जन्म देगा, जो कि वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। जब उस गैस क्लाउड जब उस स्टार का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें फ्यूजन का अमल स्टार्ट हो जाए, when it is able to start fusing elements together to make heavy elements, तब हम उसको स्टार का दर्जा दे देते हैं। So this was the whole process on the formation of stars। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि स्टार किस तरह अपने कोर के अंदर लाइट एलिमेंट्स को फ्यूज करके हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं और किस तरह वो फिर इवॉल्व करते हैं। सो तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।